गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑडिटिंग का फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे लेखा परीक्षा की प्रकृति, उद्देश्य और उनके विषय क्षेत्र क्या-क्या है। और ये हमारे ईएमआरएस और ईपीएफओ, एपीएफसी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में सिलेबस सेम ही है अकाउंट्स का। चलिए हम लोग देखते हैं लेखा परीक्षा के बारे में कि ये ऑडिटिंग होता क्या है और इसमें कार्य कैसे किए जाते हैं। लेकिन सब बात समझने से पहले थोड़ा-सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि ऑडिटिंग का इतिहास क्या है। भारत सहित दुनिया के अनेक समाज में लेखा परीक्षक प्राचीन काल से ही होता आ रहा है और यह शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले चौथी शताब्दी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लेखा परीक्षक का उल्लेख हमें मिलता है। कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी था, उनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। उसमें लेखा परीक्षक के बारे में भी उल्लेख किया गया है और ये शब्द चौथी शताब्दी में सबसे पहले हमें, हमारे भारत के लोगों को, उनके अर्थशास्त्र से ही पता चला। निश्चित वर्ष खातों को बंद करने की प्रक्रिया तथा उसके लिए लेखा परीक्षा के बारे में बात की गई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक निश्चित वार्षिक समय अवधि के दौरान खाते को किस तरह से सही तरीके से मिलान करके बंद किया जाता है और उसमें लेखा परीक्षा की क्या-क्या भूमिकाएं होती है, उसके बारे में भी बतलाया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि ऑडिट, जो इंग्लिश का जो शब्द है ऑडिट, उसकी उत्पत्ति, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑडियर से हुआ है। ये जो ऑडिट जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द ऑडियर से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सुनना। मध्य युगीन काल में लेखा परीक्षक मध्ययुगीन काल में लेखा परीक्षक जांचने हेतु खाते को पढ़ करके सुनाते थे कि कर्मचारी की लापरवाही और सावधानी तो नहीं है। मतलब जब मध्यकालीन में ऑडिट कराने लगे लोग और ज़्यादा, तो क्या हुआ, उस समय ऑडिटर की मेन भूमिका सामने आई, मुख्य रोल सामने आया। वो क्या करने लगे, खाते में जो भी गलतियां थी, वार्षिक खाते को बंद करने से पहले उसे पढ़ करके सुनाते थे। वहाँ के जो राजा होते थे या जो भी मंत्री होते थे या जो राजस्व विभाग में होते थे, जो उन्हें अपॉइंट करते थे, उनके सामने। इससे क्या होता था, लोगों की गलती, मतलब अकाउंटेंट जो है, उस समय जो लेखा परीक्षा का काम कर रहे थे, उस समय जो हिसाब को अच्छी तरह से लिख करके रखते थे, उनकी गलतियों के कारण अगर कोई गड़बड़ी सामने आती थी तो उन्हें पढ़ करके सुनाया जाता था। ये मध्ययुगीन काल में किया जाता था। हाल के इतिहास में भारत के पहले महालेखा को 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में नियुक्त किया गया। अर्थात हमारे देश में पहले बार लेखा परीक्षक की नियुक्ति 1807 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे को विनियमित करने हेतु
1949 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम के तहत भारतीय सनदी लेखा संस्था की स्थापना एवं वैधानिक निकाय के रूप में कर दी गई। अर्थात 1949 ईस्वी में हमारे देश में एक लेखा परीक्षक से जुड़ी हुई संस्था का भी निर्माण कर दिया गया, जिसे कहा जाता है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग की स्थापना 1949 ईस्वी में ही हो गई, जो कि सरकार के लिए लेखा परीक्षा का कार्य करता है। लेखा परीक्षक के कार्य की प्रकृति। लेखा परीक्षक संस्था के आकार या कानूनी प्रारूप के निर्देशक किसी भी संस्था की वित्तीय जानकारी की स्वतंत्र जांच कर सकता है, चाहे वह लाभ उन्मुक्त हो या नहीं। लेखा परीक्षक को हमारे देश में ये कानूनी अधिकार है कि वह किसी भी संस्था में जाकर के स्वतंत्र रूप से जांच कर सकता है और उसके संस्था की जानकारी ले सकता है और उसके फिनेंशियल स्थिति को, और यानी उस किसी भी संस्था के या बिजनेस की आर्थिक स्थिति को सही तरह से समझ सकता है। ऑडिटर जब भी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट में वो सारी वित्तीय जानकारियों को अच्छी तरह से क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है और उसी के आधार पर अपना निर्णय देता है। लेकिन ऑडिटर अपना निर्णय उसी को सुनाता है जो उसे अपॉइंट करता है। लेखा परीक्षक की जानकारी की एक स्वतंत्र जांच है। इससे पहले भी बता दिया है कि लेखा परीक्षक जो है वो स्वतंत्र रूप से किसी भी संस्था में जाकर के जांच कर सकता है, चाहे वो लाभकारी संस्था हो या कोई NGOs हो या जो समाज सेवा या कल्याणकारी कार्य करता हो, उनकी भी जांच कर सकता है। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति का निर्णय किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की इच्छा या निर्देश के अधीन नहीं होगा। स्वतंत्र का मतलब है जब भी ऑडिटर अपना निर्णय देगा तो उस पर किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णय का प्रभाव ना पड़े। इसका एक एग्जाम्पल हम नीचे दिए हुए हैं। इस एग्जाम्पल में आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि दो भाई है, राम और श्याम। राम जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का परीक्षा पास करके एक ऑडिटर बन गया। श्याम एक बड़ा बिजनेसमैन है। तो श्याम अपने भाई राम को अपने बिजनेस में ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसके भाई का बिजनेस खराब भी चल रहा हो तो भी वो फिनेंशियल डाटा को बाहर अच्छी तरह से प्रदर्शित करेगा ताकि बैंक उसे आसान से फंडिंग कर सके, लोन दे सके और उसका बिजनेस अच्छा चल सके। तो इससे क्या हुआ, रिश्तेदारी में ऑडिटर का जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई का दबाव या भाई का अफेक्शंस, प्रेम उस पर हावी हो गया। तो कभी भी ऑडिटर रिश्तेदार, दोस्त या आपसी जानकार व्यक्ति नहीं होता जो वित्तीय रिपोर्ट बनाता है फाइनल। आप इंटरनल ऑडिट किसी से भी करा सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, छोटे कंपनियों के लिए। एक दूसरी स्थिति में हम समझते हैं, मान लीजिए कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो XYZ कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा है। अब उसी कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिजनेस में ऑडिट के लिए, उस कंपनी में ऑडिट के लिए नहीं बुला सकता। क्यों? क्योंकि उसका शेयर उसमें लगा हुआ है। यदि कंपनी लॉस में भी रन हो रही है तो वो उसको प्रॉफिट में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि और भी लोग उसमें अपना पैसा डालें और वो कंपनी का ग्रोथ हो और उसका शेयर का वैल्यू इंक्रीज हो जाए। तो
इस हालत में भी ऐसे व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाया जा सकता। ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं जिससे आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट किस टाइप के लोगों को किया जाता है वो पता चलेगा। और एक बात और, अगर कोई सीए किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो जाकर के ऑडिट नहीं कर सकता। ऑडिट उसी सीए को करना पड़ता है जो कि प्रैक्टिकल वर्क खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट रूप से करता हो, यानी प्रोफेशनल वर्क करता हो, वो किसी कंपनी में काम नहीं करता हो। जनरली उसी टाइप के ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। जब टर्नओवर लिमिट एक्सीड हो जाती है तो टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, टैक्स को कम दिखाने की कोशिश करती है। और जब इनकम टैक्स पे ये शक हो जाता है तो वो एक ऑडिटर अपॉइंट करती है कैग के थ्रू, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिटर इनकम टैक्स के कहने पर जाकर के उस कंपनी का ऑडिट करता है और एक रिपोर्ट बना करके इनकम टैक्स के सामने रखता है। लेखा परीक्षा के उद्देश्य, लेखा परीक्षा करने के लिए SA 200 के अनुसार लेखा परीक्षक को उद्देश्य दिए गए हैं। SA का अर्थ होता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट। तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 200 में उनकी सारी उद्देश्य, कार्य करने की विषय वस्तु लिखी हुई है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक की समग्र उद्देश्य और लेखा परीक्षक संबंध मानकों के अनुसार निम्नलिखित के लिए लेखा परीक्षक कार्य करता है। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट्स के अनुसार उनको काम करना पड़ता है। लेखा परीक्षक को यह आश्वासन प्रदान कराना पड़ता है कि उसके द्वारा दिया गया रिपोर्ट मुक्त है और वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिससे लेखा परीक्षक को इस पर राय व्यक्त करने में सहायता मिलती है कि क्या वित्तीय विवरण सभी वस्तुगत मामले में लागू वित्तीय रिपोर्ट ढांचे के अनुसार तैयार किया गया है। मतलब लेखा परीक्षक को यह प्रमाणित करना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखना पड़ता है कि उसके सामने जितनी भी जानकारी दी गई है वह किसी धोखाधड़ी के बिना और किसी त्रुटि के बिना उसे बनाया गया है, उन पर किसी चीज़ का दबाव नहीं था और वह स्वतंत्र रूप से उसके फिनेंशियल डाटा को देख करके रिपोर्ट बनाया है। ऐसा फिनेंशियल डाटा को देख करके रिपोर्ट बनाया इसलिए क्योंकि कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होता है मात्र कुछ समय के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ही अपॉइंट होता है किसी कंपनी में। अब 1 महीने में वो ऑडिटर कंपनी के 1 साल के सारे डाटा को एनालाइज़ अच्छी तरीके से नहीं कर सकता डीपली। वो बात वही कर पाएगा जो अकाउंटेंट होते हैं। अकाउंटेंट 1 साल से उस कंपनी में कोई भी अकाउंट किया है, तो उसमें जो-जो गलतियाँ हैं, वो अकाउंटेंट को ही पता होती है और वो अकाउंटेंट उसी गलतियों को किस तरीके से छिपा देता है, एंट्री को सुधार भी सकता है और रेक्टिफिकेशन कर सकता है। अगर वो ऑडिटर को नहीं बतलाएगा, तो ऑडिटर सही तरीके से ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। कुछ-कुछ डाटा छिपाई भी जाती है। इसीलिए ऑडिटर ये मेंशन करता है कि जितनी भी डाटा है, वो सारे वार्षिक रिपोर्ट प्रदान किए गए थे उस कंपनी के, उसी के अनुसार उन्होंने समझ करके बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है लेखा परीक्षक के निरीक्षक के अनुसार वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट करना और एएस द्वारा आवश्यकता अनुसार संवाद करना। लेखा परीक्षक जो भी रिपोर्ट बनाता है वो एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार ही बनाता है। उनके पास एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में जो रिपोर्ट दिए गए हैं उसी के आधार पर वो अकाउंट बनाता है और सारे रिपोर्ट को एक क्रमबद्ध सूची में लिखता है और फिर उसे संबंधित अधिकारियों के पास प्रेजेंट करता है, जिसे
जिन्होंने ऑडिटर को अपॉइंट किया। लेखा परीक्षक के कुछ उद्देश्य हैं। उचित आश्वासन प्रदान करना एवं विवरण धोखाधड़ी त्रुटि के कारण किसी भी वस्तु की मिथ्या विवरण से मुक्ति। जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट प्रदान करेगा तो उसमें मेंशन होगा कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट प्रदान कर रहा है या दे रहा है वो किसी भी त्रुटि और धोखाधड़ी से प्रभावित नहीं है। उचित आश्वासन प्राप्त करवाना कि वित्तीय विवरण सभी वस्तुगत मामलों में लागू वित्तीय रिपोर्ट ढांचे के अनुसार तैयार किया गया है। ये भी अच्छी तरह से उसमें मेंशन रहेगा कि जितना भी वो फाइनेंशियल रिपोर्ट बना करके दे रहा है वो उचित स्ट्रक्चर में है और क्रमबद्ध सूची में है, जैसा कि AS 200 में बतलाया गया है। वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट करना, उसका जो वित्तीय विवरण है उस पर एक डिस्क्लेमर देना, अपनी तरफ से उस कंपनी के प्रोग्रेस और लॉस, प्रॉफिट और उसकी फ्यूचर स्थिति को बतलाना। लेखा परीक्षक निष्कर्ष के अनुसार राय भी व्यक्त कर सकता है। यदि कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि लेखा परीक्षक को लगता है कि मेरे राय से उस कंपनी में सुधार हो सकता है तो वो कंपनी को सुधार करने का राय भी देता है डायरेक्टर्स को या बोर्ड मेंबर्स को। लेखा परीक्षक पर मानकों के अनुसार रिपोर्टिंग की संरचना। लेखा परीक्षक जितनी भी रिपोर्टिंग करता है उसे जो जो भी AS 200 के तहत बतलाया गया है उसमें जो फॉर्मेट बतलाया गया है, लेखांकन रिपोर्ट को देने का जो भी तरीका बतलाया गया है उसी के आधार पर करता है। हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल में इसी तरह से बने रहें और हमारे वीडियो को देखें। कुछ समय देंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और ऑडिट भी समझ आएगी। अगर हमारे क्लास से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया लिंक के साथ जुड़ जाएं। सोशल मीडिया चैनल में इन सारे क्लास का PDF और अदर्स भी PDF अपलोड किए हुए रहते हैं, जिससे आपके नॉलेज और भी बूस्ट अप होगी। थैंक यू।